हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये जो स्टार हिंदी पर कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। परंतु आज की कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम इस कविता के साथ साथ इसके सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों का उत्तर लिखने के तरीके को भी समझेंगे। यह बोर्ड की परीक्षा में 8 अंकों का प्रश्न होता है और सामान्यतया यह देखा जाता है कि इसमें बच्चे अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाते। तो हम लोग अब सीखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ इसका जो मूल उद्देश्य है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, इसके लिए भी तैयारी करते चलेंगे। तो यह कक्षा 12 के लिए अंतरा भाग 2 पुस्तक से ली गई कविता है और यह जरूरी है कि आप सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न को बेहतर तरीके से देखें, समझें, जैसा समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कविता के भावार्थ को समझकर उसे आत्मसात करें ताकि व्याख्या का प्रश्न लिखते समय आप बेहतर तरीके से इसे लिख पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज आपके सामने ये स्टार हिंदी, आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार ला रहे हैं कार्नेलिया के गीत, उसकी व्याख्या। मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरे चैनल को एप्रिसिएट करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोज आने वाले दिनों में समय पर मिलते रहें। तो आइए हम लोग अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कार्नेलिया का गीत यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। पूर्व में हमने जयशंकर प्रसाद की रचना देवसेना का गीत पढ़ा था और इस कविता के साथ प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा कार्नेलिया का गीत कविता के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को जान लें कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त, उसी से लिया गया है। और यह कविता जो है, इसमें देश प्रेम की भावना, भारत की संस्कृति, उसका सौंदर्य, उसकी महानता, इसको कवि ने एक विदेशी राजकुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह विदेशी राजकुमारी कौन है? यह विदेशी राजकुमारी है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। यह चंद्रगुप्त की पत्नी थी और जब भारत आती है तो उसे महसूस होता है कि भारत न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि यहाँ के लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना है। यहाँ के लोगों का मन हृदय भी बहुत सुंदर है और उसे प्रतीत होता है कि यह देश हमारा देश है, मेरा देश है, जिसमें सबों को आश्रय मिलता है। यहाँ का मौसम जो है वह मनुष्य को सुखी करता है, सुख देता है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो आइए हम कविता की ओर बढ़ें। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। इसमें कुछ कठिन शब्दों को मैंने रख दिया है जिसे आप पढ़ लें ताकि कविता समझने में ज़्यादा आसानी हो, सहूलियत हो, बाद में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी हो। तो अरुण का मतलब लालिमा युक्त, मधुमय
मिठास से भरा हुआ क्षितिज, जहाँ आकाश धरती साथ मिलते हैं। आप देखते होंगे, अगर समुद्र वगैरह के तट पे जाएं तो और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ताम्रस, तांबे जैसा रंग, तांबे का जैसा थोड़ा पीलापन और लालीपन लिए हुए रंग होता है। विभा मतलब शोभा, कांति। तो कवि यहाँ कहते हैं, कवि स्वयं क्या कहते हैं, कवि कार्नेलिया के माध्यम से कहते हैं कि यह जो लालिमा से युक्त और मिठास से भरा हुआ देश है, यह हमारा देश है, यह हमारा भारतवर्ष है, जहां पर अनजान, अपरिचित और दूर देश से आए हुए लोगों को भी सहारा मिलता है। जैसे किसी अनजान क्षितिज को धरती पर सहारा मिलता हुआ प्रतीत होता है। सुबह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः काल ऐसा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि जैसे तांबे के जैसा लाल सूर्य का प्रकाश जो है उसकी किरणों के साथ फैलने लगता है, और महसूस होता है कि पेड़ की शाखाएं कमल के फूल के बीच प्रसन्न होकर नाच रही हैं। और ऐसे में सूर्य की लाल किरणें धरती की हरियाली पर, हरी हरी भरी धरती पर लगता है जैसे पूरी धरती पर चारों ओर कुमकुम बिखेर दिया हो। यह बड़ा सुंदर दृश्य का चित्रण कवि ने कार्नेलिया के माध्यम से किया है। आगे की पंक्तियों की ओर हम बढ़ते हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। सुरधनु का मतलब है इंद्रधनुष, और मलय समीर, मलय पर्वत एक दक्षिण में माना जाता है जहां चंदन के वृक्षों की बहुलता है, और उधर से आने वाली जो सुगंधित हवा है उसे कवि ने मलय समीर कहा है। नीड़ का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, खोसला, करुणा, दया, और खग मतलब पक्षी। तो कवि कार्नेलिया के माध्यम से इस कविता में कहते हैं कि छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए जो पक्षी हैं, वे मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के सहारे अपना प्यारा घोंसला समझकर, अपना प्यारा नीड़ समझकर उस कल्पना में जिस ओर उड़ रहे हैं वह हमारा भारतवर्ष है, वह हमारा देश है, प्यारा देश है। पुनः कवि कहते हैं कि भारत के वर्षा ऋतु में बादल ऐसे बरसते हैं जैसे उनमें से करुणा का जल बरस रहा हो। यहाँ उपमा देकर कवि भारतवासियों की बात करते हैं कि भारतवासियों का जो हृदय है उसमें दया और करुणा का गुण भरा हुआ है। लोग न सिर्फ मनुष्यों पर बल्कि जीव जंतुओं पर, पशुओं पर भी दया करते हैं। आगे की पंक्तियां हम देखें। हेम कुंभ ले उषा सबेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते जब, यहाँ मदिर है, मदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भरतारा। हेम कुंभ मतलब सोने का घड़ा, मदिर मस्ती पैदा करने वाली, और रजनी का मतलब है रात या रात्रि। तो सुबह का वातावरण बड़ा ही मोहक होता है, मनमोहक होता है, बड़ा सुंदर होता है, मन को मोहने वाला होता है। चारों ओर सूर्य की सुनहरी किरणें, स्वर्णिम किरणें फैली रहती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उषा अर्थात सुबह, यहाँ उसका मानवीकरण किया गया है। तो उषा रूपी सुंदरी
हेमकुंभ यानी कि सोने का घड़ा लेकर निकली हो और जिसमें से वह सभी प्राणियों पर सुखों की वर्षा कर रही हो, उस स्वर्ण घड़ा से जिसकी जिसकी उपमा उन्होंने सूर्य के लिए दी है, उससे उषा जो है वह सबों पर सुख की वर्षा कर रही है। और जो तारे हैं वो रात भर टिमटिमाने के बाद धुंधले पड़ने लगे हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। तो कवि इसे छायावादी काव्य के अनुरूप काव्यात्मक रूप देते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे किसी नशे में रहने वाले व्यक्ति की तरह ऊँघ रहे हैं जो तारे हैं। इन पंक्तियों में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की छायावाद के सारे गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता को आपने देखा। अब हम लोग सप्रसंग व्याख्या लेखन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पूर्व मैं कुछ बातें आपको समझा दूं कि सप्रसंग व्याख्या लेखन का प्रश्न 8 अंकों का होता है और इसके लिखने का एक विशेष तरीका होता है। अगर आप बेहतर तरीके से लिखते हैं तो इसमें गणित की तरह आपको पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। इसमें 12वीं की बोर्ड एग्जाम में 2 कविताओं से 2 पद्य खंड दिए जाते हैं जिसमें से किसी एक पर लिखना होता है। तो मैंने इसी कविता से एक पद्यांश को लिया है और इसकी सप्रसंग व्याख्या हम कैसे लिखेंगे तो मैंने लिख करके भी बताया है और साथ ही साथ लिखने के तरीकों को भी समझाया है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप 8 में 8 अंक प्राप्त कर सकें। तो जब हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहला कार्य करेंगे कि चूंकि 2 मैंने कहा कि 2 पद्यांश दिए जाते हैं तो जिस पद्यांश को लिखना है उसका संक्षेप में हम इस प्रकार से लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा है, अरुण यह मधुमय, और इसके बाद डॉट दे करके अंतिम 2 शब्दों को हम इसमें अंकित कर देते हैं। इससे परीक्षक जो है वह क्लियर हो जाता है कि छात्र ने किसका उत्तर लिखा है। इसके बाद बात आती है प्रसंग की। तो देखिए प्रसंग जो होता है यह वास्तव में कहाँ से यह पद्यांश लिया गया है, किसने इसकी रचना की है, किस कविता से ली गई है, इसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। अर्थात प्रसंग से उद्देश्य है यह बताना कि यह कविता कहाँ से ली गई है। तो हम लोग इसके बाद इसमें एक दूसरा पैराग्राफ भी होता है। प्रसंग को 2 पैराग्राफ में लिखें। पहले में लिखें कि कहाँ से ली गई है, इसके कवि कौन है, और दूसरे पैराग्राफ में संदर्भ लिखें कि किस संदर्भ में इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया। तो आइए हम लिखते हैं इस पद्यांश के सप्रसंग व्याख्या के उत्तर में प्रसंग को। इसमें हम इस प्रकार से प्रसंग को लिख सकते हैं। पहला पैराग्राफ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत से ली गई है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया यूनानी है, किंतु विवाह के पश्चात उसे भारत आना पड़ा। भारत की प्राकृतिक शोभा और संस्कृति से वह अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इसी भावना से ओतप्रोत होकर वह यह कविता गा रही है। तो देखिए इसमें दोनों चीज़ें आ गई। पहली बात कि कहाँ से ली गई है और दूसरी बात कि किस प्रसंग में इन पंक्तियों को कवि ने रखा है। प्रसंग के बाद जो दूसरा इसमें भाग होता है वह होता है व्याख्या। आइए हम देखें व्याख्या में हम क्या लिखेंगे। अभी मैंने कार्नेलिया का गीत कविता आपको पूर्व में पढ़ाया, उस दौरान उसके अर्थ और भावार्थ को आपने सुना और पढ़ा भी, तो उसी को हमें व्याख्या में रखना है। जैसे हम यहां लिख सकते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद कार्नेलिया के माध्यम से कहते हैं कि लालिमा से युक्त और मिठास से भरा हुआ यह हमारा देश है। यहाँ अनजान, अपरिचित और दूर से आए हुए लोगों को भी सहारा मिलता है। देश के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं
कि प्रातःकाल तांबे जैसा लाल सूर्य का प्रकाश फैलने लगता है, तो प्रतीत होता है कि पेड़ की शाखाएं कमल के फूल के बीच प्रसन्न होकर नाच रही हैं। धरती की हरियाली पर जब सूर्य की ये लाल किरणें बिखरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी धरती पर कुमकुम बिखेर दिया हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पढ़ाते वक्त मैंने इन पंक्तियों का अर्थ आपको बताया था और वही व्याख्या में लिखना है। तो प्रसंग और व्याख्या हो गया। अब तीसरा भाग है विशेष, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसकी साहित्यिक विशेषता से जुड़ा हुआ भाग है। तो आइए हम देखें कि विशेष लेखन में हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो देखिए, कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए जब आप नोट बनाएं तो नोट में ही विशेष के लिए कुछ चीज़ों को रख लें, जो कि आपको सप्रसंग व्याख्या लेखन में विशेष या काव्य सौंदर्य का प्रश्न लिखने में सहायक होगा। तो इसके लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो आइए हम देखते हैं। पहला है सारांश, एक दो पंक्तियों में कि इसमें इस कविता में आखिर है क्या, इसका भाव क्या है। तो भाव की बात हो रही है। तो इस कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है और भारतीय संस्कृति और विश्व बंधुत्व का जो संबंध है उसको प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद हम कविता की भाषा पर भी ध्यान देंगे। तो इस कविता की भाषा कैसी रही है, तो खड़ी बोली भाषा है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, लेकिन तत्सम शब्दों से युक्त है। यह जयशंकर प्रसाद की खासियत है कि वे अपनी भाषा जो है उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द वैसे शब्द कहे जाते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। इसके बाद तीसरी बात होती है शिल्प संबंधी विशेषता, जैसे छंद है, अलंकार है, प्रतीक है। तो इसमें मुक्त छंद की तुकांत कविता है, क्योंकि मुक्त छंद के प्रवर्तक निराल थे, आप सभी जानते हैं, लेकिन उस समय छायावाद में मुक्त छंद की कविताएं लिखी जाने लगी। इसमें उषा और तारों का मानवीकरण किया गया है। रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार भी है। जैसा मैंने बताया था कि उषा का मानवीकरण किया गया, तारे ऐसा लग रहा है शराब पी करके झूम रहे हो, तो वहाँ तारों का मानवीकरण किया गया। तो हम विशेष लिखेंगे कैसे? ये विशेष लिखना नहीं है, बल्कि इन विशेषताओं को याद करना, ताकि उस कविता से संबंधित अगर सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आता है तो आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे हम उपयोग करेंगे विशेष में, आइए देखते हैं। तो इसे बिंदुवार लिखेंगे, 1 2 3 4 करके। जैसे एक, इन पंक्तियों में प्रातःकालीन वातावरण का आकर्षक एवं सजीव वर्णन किया गया है। 2, भारत की विश्व बंधुत्व वाली विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। 3, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। 4, तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा है। 5, छायावादी शैली में रचित गीत है। 6, मुक्त छंद की तुकांत कविता है। 7, लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शब्द की शक्तियां होती हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कविताओं में विशेषतया लाक्षणिक शब्द शक्ति का ही प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार से आप सप्रसंग लेखन का प्रश्न पूर्णतया बेहतर तरीके से पूर्ण अंक प्राप्ति के लिए लिख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, चूंकि 8 अंकों का होता है, तो इसका वेटेज अच्छा खासा है। आप लोग ध्यान देंगे इस पे कि बेहतर तरीके से और भी आने वाली कक्षाओं में हम देखेंगे कि कैसे अन्य पद्यांश की और फिर गद्यांश की, गद्य से भी सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम उसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आप आने वाले कक्षाओं के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक का वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।